हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आप अभी इस वक्त देख रहे हैं हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल और हम आज पढ़ने वाले हैं सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी की, जो 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक हिंदी आधार की जो पाठ्यपुस्तक है वितान भाग 2 उसमें संकलित की गई है। मनोहर श्याम जोशी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी है। आप इनका परिचय किताब के अंत में जो कुछ परिचय के पेज दिए वहां से देख सकते हैं। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है और इस कहानी में मनोहर श्याम जोशी ने भारतीय समाज के अगर देखा जाए तो भारतीय समाज के दो पक्षों को एक तरीके से रखने की कोशिश की है। उनके बीच जो द्वंद्व चलता है, उनके बीच जो विचारधारा का द्वंद्व चलता है, उनको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से सटीक तरीके से रखने की कोशिश लेखक ने की है। सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्रों को देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि कहानी समझने के लिए उसके पात्रों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे प्रमुख और केंद्रीय पात्र जो है इस कहानी का वो है यशोधर बाबू। ये आपको ध्यान में रखना है। यशोधर बाबू का एक शॉर्ट नेम भी है वाईडी पंत, जो एक दफ्तर में, एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर काम करते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी जो अपने बच्चों के कहने पर आधुनिकता को अपनाने का प्रयास करती है, वो इसका दूसरा पात्र है। यानी कि वाईडी पंत की जो पत्नी है वो इस कहानी का दूसरा पात्र है। और इस पात्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो बच्चों के कहने पर आधुनिकता को अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो संस्कारों में भी बंधी हुई रहना चाहती है। यानी कि अपने पति के कहे अनुसार, पति के बताए हुए मार्ग पर वो चलना चाहती है, मगर मॉडर्न बनने की उसकी ख्वाहिश है। और ये मॉडर्न बनने की ख्वाहिश उसमें कहां से आती है? बच्चों की लाइफस्टाइल से आती है। इस कहानी में यशोधर बाबू के 4 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। ये भी इस कहानी में पात्र के तौर पे आपको मिलेंगे। इस कहानी में एक ऐसा पात्र है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी कहानी पर आपको साफ साफ तौर पर देखने को मिलता है, और यह पात्र है किसनदा। किसनदा यशोधर बाबू के आदर्श है, आइडियल है, और वो आजीवन कुंवारे रहे थे। उनकी लाइफ को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के एक अलग ही फिलॉसफी है, जिसको जो है वाईडी पंत यानी कि यशोधर बाबू भी काफी हद तक फॉलो करते हैं और वो उनको आदर्श व्यक्ति मानते हैं। यशोधर बाबू किसनदा को आदर्श व्यक्ति मानते हैं और हर एक छोटी बड़ी बात में वो उदाहरण के तौर पे किसनदा के जीवन को लाकर रख देते हैं, चाहे वो बच्चों की लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात हो या फिर ऑफिस में उनके समकक्ष जो कर्मचारी हैं या फिर उनके नीचे के ओहदे के कर्मचारी हैं, उनसे जब भी कोई बातचीत हो रही तो वो कहीं ना कहीं से किसनदा को लेकर आते हैं। रीजन ये होता है कि जब भी हम किसी को आइडियल मानने लगते हैं, आदर्श मानने लगते हैं, तो हमें उनकी सिखाई हुई हर एक बात या फिर उनकी जीवन से रिलेटेड हर एक बात हमें सटीक मालूम होती है। कुछ ऐसा ही इस कहानी के प्रमुख किरदार यशोधर बाबू के साथ है। उनको हर एक जीवन के हर एक मोड़ में, समस्या में, सरलता में, सुगमता में, हर एक जगह पर किसनदा नजर आते हैं और वो किसनदा का हवाला देते हैं। कहानी का कथानक देख लेते हैं कि कहानी में क्या क्या चीजें बताई गई है शॉर्ट में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक स्पष्ट कीजिए या कथानक को अपने शब्दों में लिखिए, तो आप इस एक स्लाइड से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। इस कहानी में आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हमारे जो समाज है उसका चित्रण किया है। दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य रखने वाले अंतर्द्वंद को भी दिखाया गया है। दो चीजें आपस में टकरा रही हैं। पहली चीज तो ये कि आधुनिकता के नाम पे समाज में लोग क्या क्या कर रहे हैं, पहनावा, खान पान, रहन सहन, खर्चा भी कैसा, फिजूल खर्च, इन सब को लेकर के वो कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं। दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य रखने का सीधा सा अर्थ क्या है कि आदमी के कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत होते हैं, कुछ आदमी के व्यक्तित्व के कुछ ऐसे अंश होते हैं जो समाज, व्यक्ति, इन सब को जोड़ के रखते हैं। ये जो मॉडर्निटी है या फिर ये जो आधुनिकता है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं तोड़ती है,
हिस्सों में बांटती है। इस आधुनिकता के नाम पर परिवार किस तरीके से टूट रहे हैं, मियां बीवी और उसके बच्चे, बस इतना ही परिवार रह गया है। पुराने समय में या पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे उन लोगों के लिए परिवार का अर्थ था समूचा उनका जो फैमिली ट्री है वो एक तरीके से परिवार हुआ करता था। लेकिन आधुनिकता का लिबास ओढ़े ये नई पीढ़ी के लोगों के लिए परिवार सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी और बच्चे हो गए। बस 4 लोगों से ही एक परिवार बनता है, ऐसी उनकी थिंकिंग बन गई, सोच बन गई है। अब सोचिए, जब इस तरीके की सोच परिवार के लिए बन गई है तो जनरल सी बात है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उनकी थिंकिंग जरूर कहीं ना कहीं से सिंक्रोनाइज होगी, जरूर कहीं ना कहीं से वो सिमट कर कुछ दायरों में बंध जाती है। वो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। तो दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले अंतर्द्वंद को भी दिखाया गया है। संस्कार, समाज, सोसाइटी, देश, वेशभूषा, सामाजिकता के दायरे, इन सब के द्वंद्व को भी इस कहानी में बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक मनोज श्याम जोशी। यशोधर बाबू इस कहानी में 2 जुमलों का प्रयोग करते हैं, एक सम जो हुआ होगा और दूसरा समहाउ इम्प्रॉपर। उनको लगता है कि हर एक घटना के पीछे गहरे से उतर जाने से कोई मतलब नहीं है, बस जो हुआ होगा उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा और उस घटना से हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में अगला स्टेप लेते हैं, अगला कदम लेते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर उनको हर एक बात जो आधुनिकता से जुड़ी हुई है, जो मॉडर्निटी से जुड़ी हुई है, वो उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, कुछ ठीक नहीं लगती उनको। ये 2 जुमलों का प्रयोग इस पूरी कहानी में यशोधर बाबू बार बार करते हैं और जो इस कहानी का बेस बन जाते हैं, इस कहानी के कथानक का बेस बन जाते हैं। यशोधर बाबू जहां एक और अपने बच्चों की तरक्की से खुश है, बच्चे उनकी तरक्की कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में फिर भी काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और वो जितना कमा रहे हैं उस हिसाब से खर्च भी कर रहे हैं, वो उनकी तरक्की से खुश हैं। लेकिन वो दुखी इस चीज से हैं कि उनके बच्चे संस्कार भूल रहे हैं, उनके बच्चे बड़ों के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति और गरीबों के प्रति किस तरीके के संस्कार होने चाहिए, किस तरीके के विचार होने चाहिए, वो धीरे धीरे करके भूल रहे हैं। इस बात का उनको बड़ा दुख होता है। तो वो असमंजस की स्थिति में है कि बच्चों को ये तरक्की पसंद लाइन जो है ये कंटिन्यू करने दें या फिर समाज के जो संस्कार हैं, व्यक्ति के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों की तरफ लेकर आए। ये असमंजस की स्थिति में वो डोलते दिखाई देते हैं। यही अंतर्द्वंद पूरी कहानी में उनके भीतर चलता रहता है। इस पूरी कहानी में पीढ़ियों के अंतराल को चित्रित किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको ये सेकंड इमेज दिखाई दे रही है। 2 पीढ़ी के लोग, एक जो पुरानी पीढ़ी है वो और एक जो नई पीढ़ी है वो। दोनों पीढ़ियों के बीच अंतर्द्वंद है। किस चीज को लेकर के? विचारों को लेकर के, वेशभूषा को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, बोली चाली को लेकर के, जिंदगी को जी कैसे रहे वो जीने के तरीके को लेकर के दोनों पीढ़ियों के बीच एक तरीके का अंतर्द्वंद चलता है और लेखक इस अंतर्द्वंद को इस कहानी में बड़े अच्छे तरीके से चित्रित करने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक सफल भी हुए। पीढ़ियों का अंतराल, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो गैप है, जनरेशन गैप को इस कहानी में बड़े अच्छे तरीके से उठाया गया है और इस मुद्दे पर यह कहानी बड़े बेबाक तरीके से अपनी छवि और अपनी छाप छोड़ती है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो संस्कारी बने, किशनदा की तरह, क्योंकि किशनदा उनके आइडियल है और वो बार बार पर ये हवाला देते हैं कि मैं हमेशा वही काम कर रहा था या मैंने अपनी जिंदगी में वही काम किया जो किशनदा ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे या किशनदा जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन आज की पीढ़ी के लड़के जो है वो अपने पिता की बात को भी ठीक ढंग से नहीं मानते, जबकि यशोधर बाबू का और किशनदा का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, कोई खून का रिश्ता नहीं था, बस वो एक दूसरे को जानते थे और जान पहचान के दौरान ही वो एक दूसरे के आइडियल बन गए। तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच द्वंद्व का चित्रण है। संस्कारों की और तरक्की के बीच का द्वंद्व जो है उसको यहां पर चित्रित किया गया कहानी में, और साथ ही पीढ़ी के अंतराल की समस्या जो विकट बनती जा रही धीरे धीरे, उसको इस कहानी में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी के कुछ प्रमुख बिंदु, कहां कहां पर कहानी में किस किस तरीके से बातचीत की जा रही है, कहानी के इस कथ्य को किस तरीके से परोसा है मनोहर श्याम जोशी ने। सिल्वर वेडिंग कहानी की रचना मनोहर श्याम जोशी ने की है और इस पाठ के माध्यम से वो बताते हैं पीढ़ियों के बीच अंतराल के द्वंद्व को, कि पीढ़ियों के बीच, दो जनरेशन के बीच जो गैप आया है, उस गैप को वो कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश करते हैं। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उनका उसूल पसंद होना दफ्तर और घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है, एक प्रॉब्लम बन गया, एक समस्या बन गई। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने गांव पांव जमाने में किशनदा ने जिस तरीके से मदद की थी और मदद करने के बाद वो उनके आदर्श बन गए और वो भी चाहते थे कि मैं भी हर एक गरीब लड़के की मदद, मैं भी हर एक बेसहारा लड़के की मदद किशनदा की तरह करूं। वो ऐसा करना चाहते हैं, इसी वजह से वो बार बार अपने बच्चों को किशनदा की थ्योरी, किशनदा के विचार, किशनदा की जीवन जीने की कला, इन सब के बारे में बताते हैं। दफ्तर कहानी जब शुरू होती है तो दफ्तर में किशनदा की यशोधर बाबू की विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन को दिखाया जाता है। दफ्तर के कर्मचारी मेनन और चड्डा उनसे जलपान के लिए यानी कि नाश्ता करने के लिए कुछ पैसे मांगते हैं, जो किशनदा बड़े, बार बार मुझे भी किशनदा याद आ रहे, जो यशोधर बाबू बड़े अनमने ढंग से देते हैं क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि किशनदा हमेशा ये कहा करते थे कि फिजूल खर्च करना एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, और वो तो आदर्श मानते थे किशनदा को, इसलिए यशोधर बाबू इन सारी चीजों को फिजूल खर्ची मानते हैं और चड्डा को और मेनन को पैसे देने से वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये फिजूल खर्ची का पैसा मैं नहीं देने वाला हूं। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब हम पात्रों के बारे में पढ़ रहे थे तब। 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा है जिसका नाम है भूषण और वो क्या काम करता है? एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। उसका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा लड़का छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है, वो स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा है। उनकी बेटी है, वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है और वो विवाह के लिए किसी भी वर को पसंद नहीं करती है। यहां पर किशनदा बार बार इसलिए याद आते हैं यशोधर बाबू को कि मैं किशनदा की हर एक बात को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे आदर्श है, जबकि मेरे बच्चे जिनका मेरे साथ ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, उन्हें मेरी हर एक बात ठीक ढंग से माननी चाहिए। लेकिन ये मेरी जो लड़की है उसके लिए मैं वर पसंद कर रहा हूं, ये वो वर जो मैं पसंद कर रहा हूं उसको पसंद नहीं कर रही। पुरानी पीढ़ी में लोग मां बाप की कही हुई हर एक बात को लोहे की लकीर मानकर उस पर चलते थे। नई पीढ़ी के बीच में ये अंतर आ गया। ये नई पीढ़ी जो आई है मॉडर्निटी के नाम पर, जिस तरीके से उनकी जीवन शैली बन गई है, उस जीवन शैली में मन की करो, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के लोग हैं, चाहे वो आपके कोई भी कुछ भी लग रहा है, सोसाइटी के, समाज के लोग हैं, वो कुछ भी कहें, उनका कहना मानना या न मानना आप पर डिपेंड करता है। ये नई पीढ़ी के लोगों की सोच है जो कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से वो नई पीढ़ी को पसंद नहीं करते। इसी वजह से वो बार बार किशनदा का हवाला देते हैं कि मैं किशनदा का रिलेशन में कुछ नहीं लगता हूं, लेकिन आज भी मैं किशनदा की हर एक बात को उतना महत्वपूर्ण मानता हूं जैसे वो बात मेरे पिताजी ने कही है। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश है, लेकिन संस्कार उनमें धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं। उनको ये दिक्कत है और वो दुविधा में है कि क्या करें। बच्चों को ये जो तरक्की की लाइन पे चल रहे हैं इस लाइन पे चलने दें, या फिर उनको संस्कार सिखाने के लिए यहां कुछ बैरियर डालें, कुछ उनको रोकने की कोशिश करें। उनकी पत्नी ने खुद को बच्चों की सोच के साथ ढाल लिया है। वो मॉडर्न बन गई है। लड़की जैसे कपड़े पहनती है, लड़की जैसे कपड़े लाकर देती है, वो भी कुछ वैसे ही कपड़े पहनती है ना। और ये बात बार बार यशोधर बाबू के अंदर एक कुढ़न पैदा करती है, एक चिढ़ पैदा करती है कि मेरी पत्नी जो है वो पुरानी पीढ़ी के, लेकिन वो नई पीढ़ी के लोगों के साथ किस तरीके से और क्यों एडजस्ट हो रही है। आधुनिक न होते हुए भी बच्चों के जोर देने पर वो मां जो है वो मॉडर्न बन गई है।
और यहां पर यशोधर बाबू के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि अब मेरा साथ देने वाला परिवार में कौन है, और इस तरीके से वो अकेले पड़ जाते हैं। आगे बात करते हैं हम इसी कहानी के कुछ और प्रमुख बिंदुओं के बारे में। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी कर रहे हैं। यशोधर बाबू जब ऑफिस से लौटते हैं, दफ्तर से लौटते हैं, तो वो चिंता मग्न है कि आज की पीढ़ी जो है फिजूल खर्ची कितना करती है, क्यों करती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किशन दा को बार बार याद करते हैं और वहां से ऑफिस से लौट करके वो सब्जी मंडी होते हुए कहाँ जाते हैं, घर आते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि उनके बच्चे जो है उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी कर रहे हैं, और ये बात यशोधर बाबू के उसूलों के खिलाफ थी। लेकिन फिर भी मजबूरन यशोधर बाबू को उस पार्टी में शामिल होना पड़ता है। उनका बेटा जो है, वो उनका बड़ा बेटा जो है, वो उन्हें एक ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है। कहानी का सबसे मर्मस्पर्शी बिंदु है ये, सबसे मर्मस्पर्शी घटना है ये कहानी की, और इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। उनका लड़का जो है वो एक ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है और साथ में ये कहता है कि सुबह जब आप दूध लेने जाएं तो जाते वक्त ये वाला ड्रेसिंग गाउन पहन के जाएं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ड्रेसिंग गाउन है वो फटा हुआ है, और ये फटा हुआ ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ जब लोग देखते हैं तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि तुम इतना कमाते हो, तुम इतनी अच्छी जॉब करते हो, इतनी अच्छी तुम्हारी नौकरी है, फिर भी, और तुम्हारे पिताजी भी सेक्शन ऑफिसर है, वो एक काफी अच्छी इनकम वाले व्यक्ति हैं, फिर भी वो कैसा फटा हुआ गाउन पहन के और दूध लेने जाया करते हैं सुबह सुबह। तो उनको स्टेटस सेट करने के लिए, उनको पैसे वाले लोग कहें, इसलिए वो क्या करता है, एक नया ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है, गिफ्ट देता है उनको। अब यहां सोचने वाली बात यह है, और जो ये बात बार बार यशोधर बाबू सोचते भी है, वो कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे ड्रेसिंग गाउन भेंट कर सकता है क्योंकि मेरा जो पुराना ड्रेसिंग गाउन है वो उतना अच्छा है नहीं दिखने में, लेकिन मेरा बेटा ये नहीं कह सकता मुझे कि पापा आप बूढ़े हो गए हैं या आपकी एज काफी हो गई है, आपको सुबह सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती होगी और दूध लाने बहुत दूर जाते हैं आप, आपके पैर दर्द करते होंगे, चलिए आज से आप दूध मत लाइए, मैं जाकर ले आऊंगा। ये संस्कार कहां चले गए? यशोधर बाबू बार बार इस बात को सोचते हैं और वो कहते हैं, और वो सोचते हुए मन ही मन कहते हैं कि ये जो है आधुनिकता ने संस्कारों को कहीं ना कहीं से तोड़ दिया है, मार दिया है। और भी कई सारी समस्याएं हैं जो यशोधर बाबू को दिखाई देती है। बेटे का जरूरत से ज्यादा तनख्वाह पाना, उसको यशोधर बाबू को लगता है कि मेरा लड़का जो एक मामूली सी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है, विज्ञापन बनाने वाली एक कंपनी में काम करता है, और वो मुझसे भी ज्यादा सैलरी पाता है, जबकि मैं इतने सालों से एक सरकारी दफ्तर में काम कर रहा हूं और एक सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर हूं, फिर भी मेरी इतनी छोटी सी तनख्वाह है। ऐसा क्यों हो रहा है? तनख्वाह की रकम खुद खर्च करना, जबकि यशोधर बाबू तो ये मानते थे कि वो उनका जो लड़का है वो पूरी की पूरी तनख्वाह की रकम है वो लाकर अपने पिताजी को दे दे, वो जैसे चाहें वैसे खर्च करें। एक और बात पर उनको दिक्कत है कि उनका लड़का कभी भी किसी काम के लिए उनसे सलाह नहीं मांगता है, और ये सलाह नहीं मांगना यशोधर बाबू को लगता है कि संस्कारों का मर जाना है। यहां तक कि जो अभी अभी बात मैंने कही थी कि दूध लाने का जिम्मा खुद नहीं लेकर के उनको नया ड्रेसिंग गाउन दिलवा दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि कल से मैं दूध लेके आऊंगा, आप बूढ़े हो गए, आपको सुबह सुबह उठने में दिक्कत होगी। ये बात यशोधर बाबू को सबसे ज्यादा बुरी लगती, और इसी वजह से जीवन के इस मोड़ में यशोधर बाबू खुद को बिल्कुल अकेला निसहाय पाते हैं, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगिनी भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मॉडर्न बन गई है और वो बच्चों के साथ में कदम ताल कर रही है, लेकिन वो उनकी स्पीड को मैच नहीं कर रही है। वो उतनी मॉडर्न भी नहीं बन चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो कोशिश कर रही है। लेकिन यशोधर बाबू इसमें पिछड़ गए काफी हद तक। वो मॉडर्निटी के नाम पे कुछ भी नहीं जानते, वो तो बार बार यही सोच रहे हैं कि संस्कार कहां चले गए। वो बिल्कुल पुरानी पीढ़ी के लोगों की फहरिस्त में, उनकी सूची में जाकर के शामिल हो जाते हैं।
इसी वजह से एक कहानी जो है दो पीढ़ियों के बीच टकराव को अच्छे तरीके से बयां करती है। जीवन के इस मोड़ पे यशोधर बाबू खुद को अपने उसूलों के साथ, अपने जो सिद्धांत हैं, अपने जो एथिक्स है, उनके साथ अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और वो इसी वजह से बार बार किसनदा को याद करते हैं कि किसनदा जो आजीवन कुंवारे रहे, क्या मैं भी अगर कुंवारा रहता तो क्या उतना ही सुख के साथ मरता जितना किसनदा मरे। और वो बार बार ये भी सोचते हैं कि क्या किसनदा खुशी खुशी मर गए होंगे, सुख के साथ मरे होंगे, क्या उन्होंने वास्तव में अपने जीवन को जिया होगा। और वो छोड़ विचार करना उस पर बंद कर देते हैं और बाद में कहते हैं जो हुआ होगा। बच्चों की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है उनको, कुछ ठीक नहीं जचती उनको। क्यों नहीं ठीक जचती? जरूरत से ज्यादा खर्च करना, जितने पैसे आ रहे हैं उनसे ज्यादा खर्च करना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाली बात भी यहां पर फिट बैठती है। ये इस तरीके के आयोजन करना, सिल्वर वेडिंग वगैरह, ये यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनके लड़के पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाना है कि हम भी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, सोसाइटी में अपना स्टेटस जो है वो सेट करना है। इस वजह से यशोधर बाबू और नई पीढ़ी के लोगों के बीच में एक द्वंद्व चलता है, एक टकराव चलता है पूरी कहानी के दौरान, जो आप कहानी पढ़ने पर महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं से आपको भी ऐसा लगेगा कि वास्तव में भी इस कहानी में दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो जनरेशन के बीच जो है युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है विचारों का। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसे बड़े ध्यान से देखना चाहिए। यशोधर बाबू की कुछ विशेषताओं, चरित्र की कुछ विशेषताओं को यहां पर मैंने लिखा है। पहली और सबसे खास विशेषता कि वो कर्मठ है, परिश्रमी है। सेक्शन ऑफिसर है, लेकिन उसके बावजूद भी दफ्तर में देर तक काम करते हैं। जब तक कि उनका ऑफिस का समय होता है तब तक वो काम करते हैं और दूसरे कर्मचारियों से वो ज्यादा काम करते हैं। यहां तक कि उसके पियन वगैरह भी 5 बजने पर घड़ी देखने लग जाते हैं, लेकिन यशोधर बाबू 5:30 बजे तक ऑफिस में बैठकर अपना आज का काम पूरा करने की सोच रहे होते हैं। तो कर्मठ है और परिश्रमी व्यक्ति। अब इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट है, दूसरी उनके चरित्र की विशेषता जो मुझे नजर आई वो है संवेदनशीलता। उनके भीतर संवेदनशीलता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, वो भावुक है, वो इमोशनल व्यक्ति है। वो ये बात स्वीकार नहीं कर पाते कि उनका बेटा उनकी इजाजत लिए बिना ही घर का सोफा सेट आदि खरीद लाता है, उनका साइकिल से दफ्तर जाने पर ऐतराज करता है, उन्हें दूध लेने जाने में असुविधा न हो इसलिए वो ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है। पत्नी उनकी बात न मानकर बच्चों के कहे अनुसार व्यवहार करती है। बेटी विवाह के बंधन में बंधने का इनकार करती है और उसके वस्त्रों में बिल्कुल भी शालीनता नहीं झलकती। वो इस तरीके के कपड़े पहनती है मॉडर्निटी के नाम पे, मॉडर्न लाइफ के नाम पर, जो कहीं पर भी यशोधर बाबू को अच्छे नहीं लगते, शालीन नहीं लगते, भद्र पोशाक नहीं लगती। परिवार वालों के साथ उनका तालमेल न बैठने के कारण वे अपना अधिकतर समय घर से बाहर या तो मंदिर में बिताते हैं कीर्तन इत्यादि सुनने में, या फिर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते समय बिताते। वो उनका एक तरीके से गोल्डन टाइम होता है जब वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मेरे परिवार के लोग जो है वो मुझे इतना महत्व नहीं देते और इसी वजह से वो खुद को अकेला पाते हैं, अकेला महसूस करते हैं। तो संवेदनशील है, वो काफी इमोशनल है, वो अपनी मन की पीड़ा को बता नहीं पाते, लेकिन वो बहुत पीड़ित है मन से। परंपरावादी है वो, उनका विश्वास परंपराओं में ज्यादा है। ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषताओं में। वे परंपरावादी थे, आधुनिक समाज में बदलते समीकरणों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। कि मॉडर्निटी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, संस्कारों की एक तरीके से मौत हो रही है और परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लोगों की सोच छोटी होती जा रही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। इसी वजह से वो परिवार के अन्य सदस्यों से अपना तालमेल बिठा नहीं पाते। चौथी विशेषता है उनकी, वो एक धार्मिक व्यक्ति है, एक धार्मिक व्यक्ति थे वो, और अपना अधिकतर समय पूजा पाठ इत्यादि में और मंदिर में बिताते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये उनकी मजबूरी भी रही होगी। वो अपना ज्यादातर समय जो है मंदिर में क्यों बिताते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि वो खुद को अकेला महसूस करते हैं। वो
अपनी संवेदनाओं को ठीक ढंग से प्रकट नहीं कर पाते हैं अपने परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने। इसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं ये है कि वो उनको सुनना ही नहीं चाहते। उनको घर से ज्यादा सुकून सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने में और मंदिर में कीर्तन सुनने में मिलता है। उनको सुबह की सैर में बार बार और रोज किसनदा याद आते हैं। वजह क्या है? वो हर एक छोटी बड़ी बात में किसनदा जैसा आदर्श व्यक्तित्व ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक लड़का जो मेरा हो चाहे किसी का भी हो समाज में, किसनदा जैसा परोपकारी बने, किसनदा जैसा कर्मठ बने, किसनदा जैसा परिश्रमी बने, किसनदा जैसा ईमानदार बने और उतना ही संवेदनशील भी बने। परंपराओं का ध्यान रखने वाला हो, संस्कारों को मानने वाला हो। अगर उसके पिता ये कह दे कि तुम्हें ये काम नहीं करना है तो वो नहीं करे। हर एक बात पर, हर एक काम पर वो अपने परिवार के लोगों से सजेशन ले। इस तरीके की उनकी थिंकिंग है और इसी वजह से वो जो है अपने आप को परिवार से कटा हुआ महसूस करते हैं। इसी वजह से वो बार बार जो है मंदिर में अपना सुकून तलाशते हैं। जिस दिन पार्टी होनी है उस दिन भी वो चुपचाप अपने कपड़े बदल के, पार्टी खत्म हुई नहीं उससे पहले ही कपड़े बदल के कहां चले जाते हैं? मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। एक बहाना है। उस दिन तो वो रोज 30 मिनट बैठते हैं पूजा पाठ करने में, ध्यान इत्यादि करने में। उस दिन वो घंटों बैठे रहे। उनका वहां से खड़े होकर के बाहर आने का मन ही नहीं था। वजह क्या है? वो कहीं ना कहीं से मिसमैच कर रहे हैं अपने आप को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। उनको लगता है कि मैं इनके साथ में ठीक तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाऊंगा। वजह है दो पीढ़ियों के बीच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। उसको आप उसको पाट नहीं पा रहे, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। और ये इस कहानी का केंद्रीय भाव है, ये इस कहानी का मुख्य तथ्य है जिसको मनोज श्याम जोशी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। हालांकि ये कहानी काफी बड़ी है, एक लंबी कहानी इसको आप कह सकते हैं, और लेकिन एक खूबसूरत संदेश के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। और नए हैं, अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ में, कुछ नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, सब्बा खैर, जय हिंद।